Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9 political science and the chapter name is electoral politics. So let's proceed. तो इस चैप्टर में बेसिकली आप पढ़ने वाले हो इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी की जान होती है, तो इसलिए इलेक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। अब किसी भी कंट्री के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक तो कंट्री को रूल कर नहीं सकती, तो रूल करती है कंट्री को पब्लिक इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पब्लिक रूल करती है कंट्री को, और रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए इलेक्शन कराना जरूरी है। और इसीलिए इलेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, इलेक्शन फेयर है या नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, स्टेजेस ऑफ इलेक्शन क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर के एंड तक आई प्रॉमिस कि आप इस इलेक्शन के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्शन पर अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जो बताता है कि इलेक्शन में कितना ज्यादा कंपटीशन होता है। तो ये एग्जाम्पल है 1982 से हरियाणा का। तो हरियाणा में लंबे समय से कांग्रेस का रूल चल रहा था। वहां पे जो अपोजिशन पार्टी थी उसका नाम था लोकदल पार्टी। उसके जो लीडर थे उनका नाम था मिस्टर देवीलाल, और वही मिस्टर देवीलाल लोकदल पार्टी के एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1982 में, जिसका नाम होता है न्याय युद्ध मूवमेंट। इस समय वो लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि अगर मुझे वोट दिया, मुझे पावर में लाया, तो मैं पावर में आने के बाद पूरे छोटे छोटे फार्मर्स का, छोटे छोटे बिजनेसमैन का जो इतना लोन उन पर चढ़ा है, मैं उसे माफ कर दूंगा। तो इस तरह का वो प्रॉमिस पब्लिक को करते हैं। एक्चुअली उस समय पब्लिक थोड़ी सी कांग्रेस से नाराज चल रही होती है, और उसी समय देवीलाल का जब इतना बड़ा प्रॉमिस आता है तो लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और 90 में से 76 सीट वो लोकदल पार्टी और उसके अलाइड पार्टी को दे करके 1987 का इलेक्शन उनको जिता देते हैं। इसमें 60 सीट वो केवल और केवल लोकदल पार्टी को ही देते हैं। और वो कांग्रेस जो इतने सालों से हरियाणा को रूल कर रही थी, उसे सिर्फ 5 सीट्स इस इलेक्शन में मिलती है, और वो बुरी तरह हार जाती है। और उसके बाद जो सिटिंग सीएम होते हैं कांग्रेस के, वो रिजाइन कर देते हैं। जो एमएलए चूज होकर आए हैं वो अपना लीडर चूज करते हैं देवीलाल को, और फिर गवर्नर देवीलाल को इनवाइट करते हैं और उन्हें हरियाणा का सीएम बना देते हैं, और वो फिर अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से जब इलेक्शन आता है 1991 में, तो फिर से रिजल्ट एक बार पलट जाती है। वो लोकदल पार्टी जो इतने अच्छे से लास्ट इलेक्शन में जीती थी, वो फिर से हार जाती है, और कांग्रेस को दोबारा पावर मिल जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल था इलेक्शन में होने वाले कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस कंपटीशन का, कि इतना ज्यादा कंपटीशन चलता है इलेक्शन में कि इलेक्शन का रिजल्ट काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है। इलेक्शन में वो पावर होता है कि लंबे समय से रूल करने वाली पार्टी को भी पावर से ओवरथ्रो कर दे, और जिस पार्टी को उसने लास्ट इलेक्शन में बहुत अच्छे वोट देके जिताया था, उसको भी ओवरथ्रो करने का हक और राइट और पावर इलेक्शन के पास होता है। तो ये आपका इलेक्शन के कंपटीशन और पावर का एक एग्जाम्पल था। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिकली ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक जगह इकट्ठा होके कंट्री का डिसीजन ले सके। मान लो हम इकट्ठा हो भी गए तो ना तो सबके पास समय है, ना इंटरेस्ट है, और ना कैपेसिटी है कि वो कंट्री का डिसीजन ले सके। इसलिए हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं।
साथ में इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इलेक्शन ही डेमोक्रेसी को अलाइव रखती है, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू पब्लिक को पावर मिलता है और पब्लिक इनडायरेक्टली रूल करती है। तो पब्लिक को इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो पब्लिक को देती है इम्पोर्टेंस, तो पब्लिक को इम्पोर्टेंस देने के लिए भी इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो वेरियस कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और एमपीस एंड एमएलए बनते हैं, उनको भी ये पता होता है कि सारा पावर पब्लिक के हाथ में है और इसी इलेक्शन के थ्रू वो अपना पावर यूज करती है। तो इसीलिए वो डर के पब्लिक को रिस्पेक्ट करते हैं ताकि पब्लिक उनको इलेक्शन जिता दे। तो पब्लिक को रिस्पेक्ट ये एमपीस एंड एमएलए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वजह से करते हैं और इसीलिए इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि अगर हमने मान लो किसी गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया और हमें रियलाइज हुआ तो अगले इलेक्शन में हम उसको चेंज कर सके। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इलेक्शन आपका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही पब्लिक एक्सप्रेस करती है कि पब्लिक को कैसा गवर्नमेंट चाहिए, किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट की पसंद आई पब्लिक को, किस पार्टी का आइडिया पब्लिक को पसंद आया। तो अपने सारे ओपिनियन को वो एक्सप्रेस इलेक्शन के थ्रू करती है और इसीलिए इलेक्शन ना केवल इंडिया के लिए बल्कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, क्योंकि देखो इलेक्शन तो डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होता है, पर डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपके कंट्री का इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो जाए। तो क्या पहला पॉइंट है? पहला पॉइंट ये है कि हर एक को वोटिंग राइट होनी चाहिए, चाहे वो मैन हो, विमेन हो, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी कलर का हो या कोई भी उसमें इनइक्वालिटी हो, सबको हटा करके सारे को वोटिंग राइट देनी चाहिए अगर वो एडल्ट सिटीजन है। और साथ में सभी के वोटिंग राइट का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी सबके वोट का वैल्यू 1 बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आपको इस इलेक्शन में खड़े होने का हक सबको देना पड़ेगा, यानी जो भी सोचता है कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, देश को रूल कर सकता हूं, उसे इलेक्शन में खड़े होने का और इलेक्शन लड़ने का पूरा हक देना चाहिए। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल में करानी चाहिए, जैसे 5 साल में या 6 साल में हमेशा एक रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन कराते रहना चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए जिसमें कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना यूज हो और साथ में जो कैंडिडेट पब्लिक को प्रिफर्ड है यानी पसंद है वही कैंडिडेट इलेक्शन में जीत के रूलर बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि पब्लिक की पसंद कुछ और हो और करप्शन के थ्रू आपका इलेक्शन के रिजल्ट में कोई और जीत जाए, यानी पब्लिक की पसंद ही इलेक्ट होकर के जीतनी चाहिए इलेक्शन को। और अगर ये सारे फीचर्स होंगे तभी आप कह सकते हो कि हाँ ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन। तो जैसा आपको पता है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है, तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या बुरा है? तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो इसके एडवांटेज क्या है? देखो, कंपटीशन के वजह से ही इलेक्शन इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल बनता है। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं करेगा तो इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन का वैल्यू तो पॉइंटलेस हो जाएगा। फिर इलेक्शन कराने से मतलब ही क्या अगर 2 लोग लड़ नहीं रहे हैं जीतने के लिए। तो जब 2 लोग जीतने के लिए लड़ते हैं तभी आप इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हो। बिना कंपटीशन के इलेक्शन इज पॉइंटलेस। दूसरी बात, जब इलेक्शन में 2 पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टी एक दूसरे से लड़ती हैं तो एक दूसरे से मोटिवेट भी होती हैं और एक दूसरे से अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश भी करती हैं और इससे क्या होता है, पब्लिक को फायदा हो जाता है। पर इलेक्शन के बहुत सारे जो इलेक्शन के पॉलिटिकल कंपटीशन है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसकी वजह से डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म आता है, लोगों की एकता खत्म होती है, वो छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाते हैं, लोग डर्टी पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं और पॉलिटिक्स में गंदे तरीकों को यूज करने लगते हैं।
इसी डर से कई अच्छे लोग पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करते और पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की कमी हो जाती है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, पर इसकी जो डिसएडवांटेज है उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नॉलेज बढ़ाया जाए, उनमें अवेयरनेस लाया जाए, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग किया जाए। साथ ही जो अच्छा परफॉर्म करे उसको रिवॉर्ड और जो अपने टर्म में अच्छा परफॉर्म ना करे उसको पनिशमेंट दिया जाए, ताकि ये पॉलिटिकल लीडर्स को मोटिवेशन मिले और साथ में ये डर भी रहे कि अगर हमने अच्छा नहीं किया तो हमें पावर से हटाया जा सकता है और पनिशमेंट दी जा सकती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कंट्री का इलेक्शन सिस्टम कैसे चलता है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम देखेंगे वो ये कि हमारे कंट्री में विधानसभा इलेक्शन भी होता है और लोकसभा इलेक्शन भी होता है। लोकसभा इलेक्शन पूरे कंट्री में होता है, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करता है। विधानसभा इलेक्शन आपके पर्टिकुलर स्टेट में होता है, जो आपका स्टेट का गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ये दोनों ही इलेक्शन 5-5 साल के ड्यूरेशन में की जाती है। इस इलेक्शन में देश को या स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दी जाती है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साथ इलेक्शन कराई जाती है। या तो एक ही दिन में इलेक्शन होगा या कुछ ही दिनों के अंतर में वो इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में वोटिंग भी साथ ही साथ चलती है। या तो उसी दिन एक ही साथ चलेगी या तो आसपास के कुछ ही दिनों के अंतर में वो वोटिंग चलेगी। और जब एक साथ इलेक्शन कराया जाता है तो उसको कहा जाता है जनरल इलेक्शन। पर कभी कभी क्या होता है, जो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें से एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट खाली हो जाती है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने वाला रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे या कोई और वजह से जब वो सीट खाली हो जाती है, तब उस सीट को फुलफिल करने के लिए उस पर्टिकुलर सीट के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कराया जाता है, और ऐसे इलेक्शन को कहा जाता है बाई इलेक्शन। तो ये इलेक्शन आपका 5-5 साल के टर्म में होता है। जब उनका 5 साल का टर्म खत्म हो जाता है तो वो रिजाइन कर देते हैं और वहां से उस सीट को खाली कर देते हैं, और फिर से इलेक्शन होता है और जो जीतता है वो फिर से उस सीट में आ जाता है और उस सीट में जिस सीट के लिए वो जीता है उस सीट में अपना प्लेस ऑक्युपाइड कर लेता है, और फिर वो 5 साल तक कंट्री को रूल करता है। तो हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो देखिए, जब आप एरिया को डिवाइड कर देते हो, जब आप एरिया बेस्ड में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब आप एरिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हो रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे, अगर आप एरिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हो तो इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे कि अपना देश का इलेक्शन चलता है, जब अपने कंट्री का इलेक्शन चलता है तो पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो डिवाइड कर दिया जाता है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट कैंडिडेट लड़ते हैं। जो कैंडिडेट चूज होता है, इलेक्ट हो जाता है, जीत जाता है इलेक्शन, वो आकर आपका पार्लियामेंट में बैठ जाता है, देश के पार्लियामेंट में, यानी एमपी बन जाता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड होती है वो रफली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन की बेसिस पे क्यों डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को? तो इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि देखो, हमने जब पढ़ा था डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में तो हमने देखा था कि जो फर्स्ट पॉइंट था कि एवरीबॉडी शुड हैव राइट टू वोट एंड वैल्यू ऑफ ईच वोट शुड इक्वल टू बी 1, यानी हर एक के वोट का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा लोग मिल जाएंगे और किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम लोग मिल जाएंगे। सपोज कि एक कैंडिडेट चुनना है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे सिर्फ 5 लोग हैं, और एक कैंडिडेट चुनना है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे लोग 25 हैं, तो ये जहां 5 लोग हैं उनका वोट का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, और जहां 25 लोग हैं वो भी एक कैंडिडेट चुनेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मगर उनके वोट का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोट जब 25 लोगों के थ्रू एक आएगा तो उसका पर हेड वोट वैल्यू 1 से कम हो जाएगा।
तो क्या होता है, इसमें आपका हर एक का वोट वैल्यू 1 नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप क्या करते हो, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कंट्री को या स्टेट को डिवाइड करते हो, तो ये ध्यान में रखते हो कि रफली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन एक जैसा हो, ताकि सबके वोट का वैल्यू 1 बन सके। तो इसीलिए आप देखोगे कि किसी किसी स्टेट में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और किसी किसी स्टेट में थोड़ी कम कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्योंकि किसी किसी स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ज्यादा होती है, और अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन कम होता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कम होती है। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवीजन देखोगे बुक में, तो देखोगे कि किसी स्टेट में ज्यादा, किसी स्टेट में कम, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज ज्यादा, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज छोटा, क्योंकि ये आपका डिवाइड ही पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है कि उस जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है रफली इक्वल हो जाए। तो सिमिलरली जब हम लोकसभा का इलेक्शन करते हैं तो हम कंट्री को डिवाइड करते हैं, और जब हम विधानसभा का इलेक्शन करते हैं तो हम स्टेट को डिवाइड करते हैं, और जब हम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन करते हैं तो हम विलेज और टाउन्स को डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड करते हैं। तो कंट्री के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में कंट्री डिवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें आपके एमपी इलेक्ट होके आते हैं। विधानसभा इलेक्शन में स्टेट डिवाइड होती है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें आपके एमएलए सेलेक्ट होके आते हैं, और आपका जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट बनता है, जिसमें जो पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, तो उसमें आपका जो विलेज एंड टाउन्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड हो जाता है, और रफली ये डिवीजन आपका पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। अब हम देखेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। तो देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्हें डर था कि ये जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो अगर इलेक्शन लड़ने आए तो वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे, उनके पास ना तो रिसोर्स है, ना एजुकेशन है, ना कॉन्टैक्ट है। तो अगर वो लड़ने आएंगे तो इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने वो हार सकते हैं। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको भी ऊंचा उठाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इतनी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो कंट्री में डिवाइड होती है, तो उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया जाता है एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि उस कैंडिडेट्स के लिए जब वो रिजर्व हो जाता है तो क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी के लिए रिजर्व्ड है वहां से सिर्फ एसटी के ही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी के लिए रिजर्व्ड है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल और केवल एससी के ही कैंडिडेट रिजर्व हो सकते हैं। तो इसी को कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब 2012 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो 84 सीट एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया था और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो ये रिजर्वेशन उनको किस बेसिस पे दिया जाता है, उनका शेयर इन द पॉपुलेशन के बेसिस पे, यानी उनका जितना पॉपुलेशन में शेयर है उतना ही सीट उनको दिया जाता है। मान लो उनका शेयर पॉपुलेशन में 10% है तो 10% सीट उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। तो इस तरह से उनको रिजर्वेशन सीट्स दिया गया। सेम वे कुछ जो स्टेट लेवल में इलेक्शन होता है, जो विधानसभा इलेक्शन होता है, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ओबीसी के लिए भी रिजर्व्ड है। एंड इवन लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होता है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन या पंचायती राज का इलेक्शन, उसमें 1/3 सीट आपके विमेंस के लिए भी रिजर्व्ड है। तो इस तरह से कुछ सीट वीकर सेक्शन को हेल्प करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीट्स रिजर्व कर दिया गया उन पर्टिकुलर वीकर सेक्शन के लिए, और इसी को कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हम देखेंगे वोटर लिस्ट क्या होता है। तो जब इलेक्शन आता है तो एक लिस्ट तैयार की जाती है उन सारे वोटर्स का जो इस इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, जिसको ऑफिशियली कहा जाता है इलेक्टोरल रोल और कॉमनली कहा जाता है वोटर लिस्ट। ये उन लोगों की लिस्ट होती है जिनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है वोट करने का। ये लोग या तो 18 ईयर्स के होते हैं या तो 18 ईयर्स से बड़े होते हैं। तो ये जो वोटिंग लिस्ट में नाम दिया जाता है उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता। ये किसी भी लोग जो 18 ईयर्स से बड़े हैं या 18 ईयर्स के हो गए हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर को बिलोंग करते हैं, सबको इस लिस्ट में ज्वाइन किया जाता है। सिर्फ इस लिस्ट में कुछ
क्रिमिनल्स लोगों को या अनसाउंड माइंड जो जिनकी थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम हो या जो क्रिमिनल्स मेंटालिटी के लोग हैं उन्हीं को सिर्फ इस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, अदरवाइज सभी को इसमें शामिल किया जाता है। गवर्नमेंट समय समय पर जैसे हर 5 इयर्स पे इस वोटिंग लिस्ट को अपडेट करती रहती है। तो अपडेट कैसे करती है? जो लोग मान लो पहले पिछली इलेक्शन में 18 इयर्स के नहीं थे, इस इलेक्शन में 18 इयर्स के हो गए, तो उनको वोटिंग लिस्ट में डाल देती है। और वो लोग जो जिनका हो सकता है डेथ हो गया हो या वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कहीं और चले गए हो, तो उनको उस लिस्ट से निकाल देती है। और इसी जो वोटिंग लिस्ट का जो आईडी कार्ड देते हैं, जो वोटिंग कार्ड देते हैं, वो इलेक्शन में लोग ले जाते हैं वोट करने के लिए, पर ये उतना कंपल्सरी नहीं है। कोई दूसरा आईडी कार्ड भी आपका इलेक्शन में वोट करते समय आप ले जा सकते हो। तो अब हम देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बारे में। तो यानी कि जब कोई इलेक्शन लड़ना होता है तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है और वो नॉमिनेशन फाइल करके अपने आप को इलेक्शन के लिए खड़ा करता है। तो हर एक इंसान जो 25 इयर्स का हो चुका है या 25 इयर्स से ऊपर का हो चुका है वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो जब वो इलेक्शन लड़ता है तो वो कोई भी आदमी हो, किसी भी कास्ट क्रीड का हो, चलेगा, मगर बस अगर वो थोड़ा क्रिमिनल होगा तो क्रिमिनल्स को किसी एक्सट्रीम केसेस में अगर वो उसकी क्राइम प्रूव हो चुकी है एंड ऑल, तब ऐसे एक्सट्रीम केसेस में आप क्रिमिनल्स को आप खड़े होने नहीं देते इलेक्शन में। तो जो क्या होता है, कौन खड़ा होगा? पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है और जिसको वो अपनी तरफ से खड़े करती है, क्या जो पार्टी है जिस भी कैंडिडेट को अपनी तरफ से खड़े करती है उसको अपना पार्टी का सिंबल देती है, सपोर्ट देती है और इसे वो नॉमिनेशन देती है और इसको कहा जाता है पार्टी टिकट। तो आप पार्टी टिकट के थ्रू भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। मान लो आपको पार्टी टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आप अपना इंडिविजुअल पार्टी बना करके भी इलेक्शन लड़ सकते हो। तो जो भी ये इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको नॉमिनेशन फाइल करनी पड़ती है, अपना जो एक फॉर्म दिया जाता है उसको फिल करनी पड़ती है और कुछ सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है, जो कि वो आपका एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है कि जो इलेक्शन लड़ते समय आपको एक सिक्योरिटी फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी ताकि आप इलेक्शन लड़ सको। तो ये सारे जो काम होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में की जाती है। तो जब कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसे कुछ बातें डिक्लेयर करनी पड़ती है, जैसे कि वो डिक्लेयर करता है कि उसके अगेंस्ट कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। यानी अगर उस आदमी के अगेंस्ट में कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उसकी जानकारी उसको नॉमिनेशन फाइल करते हुए लोगों को बतानी पड़ेगी। तो सिविल केसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर क्रिमिनल केस चल रहा है उसके अगेंस्ट में तो वो उसको जब फाइल करता है नॉमिनेशन तो उस समय उसे लोगों को उस पेपर में लिख करके बतानी पड़ेगी कि उसके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल केस लगे हैं। साथ में उस कैंडिडेट को अपना एसेट एंड लाइबिलिटीज भी बतानी पड़ेगी। एसेट यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है और लाइबिलिटी यानी कि क्या आपने कोई लोन लेके रखा है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन उस नॉमिनेशन फाइल करते समय भरनी पड़ेगी और पब्लिक को बतानी पड़ेगी। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो उस कैंडिडेट को देना जरूरी है वो है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लोगों को बताना पड़ेगा और उस नॉमिनेशन फाइल पेपर में भरनी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, हमने देखा कि क्या क्या चीजें कैंडिडेट को बतानी पड़ती है जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कैंडिडेट का, ये बहुत ही डिबेटेबल इश्यू है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्यों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ फिक्स नहीं किया गया है पॉलिटिशियंस के लिए। ये बिना किसी क्वालिफिकेशन के कभी कभी अनएजुकेटेड लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो क्यों इलेक्शन में आपने क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं कर रखा है? तो इसके कई रीजन है। देखो, एजुकेशन हर जॉब के लिए जरूरी नहीं है।
देखो, जब किसी को क्रिकेट खेलना होता है तो वो एमए हो या बीए हो ये जरूरी नहीं होता, वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है ये जरूरी होता है। इसी तरह से पॉलिटिक्स जैसे जॉब के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। पॉलिटिक्स जैसे जॉब के लिए पब्लिक इंटरेस्ट होना, पब्लिक सर्विस का मोटिव होना ये जरूरी होता है, और ऐसा ही गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोचती है, और इसीलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स के लिए नहीं रखा गया है। दूसरा रीजन, मान लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी के कहने पर मान लो समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट है भी, तो ये इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है ये डिसाइड करने का हक किसको होगा? ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को होगा। तो जो कैंडिडेट है वो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नॉमिनेशन फाइल करते समय बता देता है। तो जब वो आपको बता देता है, अगर आपके लिए उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है तो आप देखो कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उस बेसिस पे वोट दो, और अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको वोट मत दो। तो ये आपके ऊपर है, ये पब्लिक के ऊपर है कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देती है या इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो अगर पहले तो गवर्नमेंट मानती कि ये जरूरी नहीं है, और अगर ये जरूरी भी है तो लेट पब्लिक डिसाइड कि ये जरूरी है या जरूरी नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो हर कैंडिडेट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉमिनेशन फाइल करते समय बता दिया जाता है। थर्ड रीजन क्यों नहीं रखा गया एजुकेशन को हमारे कंट्री में एज ए क्राइटेरिया फॉर द पॉलिटिशियन, वो ये था कि जब हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या बातें होती हैं जो कंट्री के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, उसमें एक बात हमने पढ़ी थी कि हर एक इंसान को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। मान लो हर एक इंसान को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए, तो मान लो अगर हम कुछ क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया रख दे कि अगर वो डिग्री होगा तभी आप उसको इलेक्शन लड़ने दोगे, वो ग्रेजुएट होगा तभी आप उसको इलेक्शन लड़ने दोगे, तो अगर इस तरह का क्राइटेरिया रखेंगे तो 90% लोग हमारे कंट्री के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 90% लोग डिग्री तक एजुकेशन नहीं पाते। तो इसीलिए जब हम इस तरह का क्वालिफिकेशन रख देंगे तो जो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो हमारा जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए जरूरी है, वो वायलेट हो जाएगा। तब हर कोई इलेक्शन में खड़ा होने का हक खो देगा। तो इसी चक्कर में इन्हीं 3 रीजन की वजह से क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है पॉलिटिक्स के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। तो आपको पता है कि जब इलेक्शन होता है तो जोरों शोरों से लोग अपने इलेक्शन का कैंपेन करते हैं। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी कैंपेन के थ्रू पब्लिक को पता चलता है कि कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, उनकी क्या पॉलिसी है और वो किस किस चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी कैंपेन के थ्रू ये लोग अपने पब्लिक से मिलते हैं और पब्लिक को अपना सारा चीज बताते हैं। और दूसरी बात, जब ये कैंपेन कब होता है, ये कैंपेन 2 वीक्स के लिए, एक्चुअली ऑफिशियली ये अलाउड 2 वीक के लिए है। 2 हफ्ते तक आप इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो। तो ये 2 वीक का टाइम कब दिया जाता है? जब नॉमिनेशन फाइल हो जाती है, फाइनल लिस्ट तैयार हो जाता है नॉमिनेशन का, और इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी जाती है। इलेक्शन डेट अनाउंस करने के बाद, यानी इलेक्शन के डे से पहले और नॉमिनेशन फाइल करने के बीच, नॉमिनेशन फाइल से लेकर के इलेक्शन डेट तक, उनके बीच में 2 हफ्ते का समय गवर्नमेंट ऑफिशियली अलाउ करती है कि हर कोई अपना इलेक्शन कैंपेन कर सके। तो जब ये इलेक्शन कैंपेन होता है तो पब्लिक जो से आपके ये जो कैंडिडेट्स हैं ये जाके पब्लिक से मिलती है, उनको एड्रेस करती है, बहुत सारी मीटिंग कंडक्ट करती है, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करती है और अपने लिए वोट इकट्ठा करती हैं। तो ऐसा होता है कि देखो, ऑफिशियली तो 2 वीक्स के लिए अलाउड है कि आप कैंपेन कर सकते हो, मगर कई लोग महीनों पहले अपना कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। पर गवर्नमेंट 2 वीक्स के लिए तो ऑफिशियली पूरी तरह से छूट देती है कि आप इलेक्शन कैंपेन कर सके। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स यूज होते हैं इलेक्शन कैंपेन के समय ना, काफी बड़े बड़े स्लोगन्स दिए जाते हैं। तो कुछ फेमस स्लोगन जो हमारे इंडिया के इलेक्शन में यूज हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे गरीबी हटाओ एक बड़ा सा स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में, जिसमें वो पॉवर्टी को हटाने की बात कर रही थी।
साथ में एक बार जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने सेव द डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया था। ये इन्होंने 1977 में दिया था। ये इसके बाद जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी हमारे कंट्री में, और जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे बहुत मतलब ज्यादा वायलेट हुए थे, उसके बाद उन्होंने ये इस तरह का स्लोगन दिया था, सेव द डेमोक्रेसी। एक बार लेफ्ट फ्रंट पार्टी जो वेस्ट बंगाल की है, उन्होंने यूज किया था एक स्लोगन जिसका नाम था लैंड टू द टेलर, जो कि 1977 के असेंबली इलेक्शन में यानी स्टेट लेवल के इलेक्शन के लिए उन्होंने यूज किया था। वैसे ही प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट का स्लोगन यूज किया था तेलुगु देशम पार्टी ने, जिसके हेड थे एनटी रामा राव। उन्होंने ये स्लोगन आंध्र प्रदेश के स्टेट लेवल इलेक्शन के लिए यूज किया था, जो कि हुआ था 1983 में। तो ये कुछ स्लोगन है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कैंपेन में यूज की थी। अब हम देखेंगे कि जब आप ये कुछ इलेक्शन में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होंगे। जैसे कि आप ब्राइब नहीं कर सकते, यानी कि आप कुछ घूस नहीं दे सकते हो, कुछ मतलब पैसे का लालच नहीं दे सकते किसी वोटर को वोट पाने के लिए। साथ में ना तो आप उसको धमकी वमकी भी नहीं दे सकते, ना तो आप लालच दे सकते हो, ना तो कोई धमकी दे सकते हो वोटर को वोट्स पाने के लिए। और इसके अलावा आप कास्ट और रिलीजन जैसे चीजों को यूज करके वोट नहीं मांग सकते। ये हमारे कंट्री का रूल है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप इलेक्शन लड़ो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी रूल्स को फॉलो किए बिना इलेक्शन लड़ो, तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप किसी वोटर्स को धमकी ना दो, उसको लालच ना दो, कास्ट एंड रिलीजन को यूज ना करो, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस हैं उसको यूज ना करो, और पैसा भी ध्यान से खर्च करो। इतना भी लोकसभा के इलेक्शन में 25 लाख से ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, और राज्यसभा के इलेक्शन में आप 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको इलेक्शन में फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो। और अगर आपने इस रूल्स को तोड़ा तो इवन दो आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो भी आपके इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई करने का हक इलेक्शन कमिश्नर को होता है। तो ये रूल आपको इलेक्शन के समय फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा, उन रूल्स के अलावा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में मिलकर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाई है, जिसको वो इलेक्शन के समय फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि जो वर्शिप प्लेस होता है जैसे मंदिर, मस्जिद एटसेट्रा, वहां पे आप कोई इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट हैं, गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको इलेक्शन के समय यूज नहीं करना है। और तीसरी बात, मान लो इलेक्शन स्टार्ट हो गया, इलेक्शन का डेट आपका अनाउंस हो गया, इलेक्शन अनाउंस हो गया कि अब इलेक्शन होने वाली है, ठीक है, तो उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है क्या कर सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही मना है। कोई नया पॉलिसी आप नहीं बना सकते, कोई नया प्रोजेक्ट का आप स्टोन नहीं रख सकते कि हाँ मैं इसका स्टोन रख रहा हूँ, कि फाउंडेशन स्टोन रख रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। कोई नया पॉलिसी, कोई नया डिसीजन, नया प्रॉमिस और नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाने के बाद, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स तो गवर्नमेंट ने भी बना रखी है और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के भी बना रखी है कि हम इसको फॉलो करेंगे इलेक्शन लड़ते समय। तो अब हम देखेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग। तो क्या होता है, वोटिंग लिस्ट तैयार हो गई, इलेक्शन के दिन इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट्स ने अपने कर दिए। अब फाइनल आता है पोलिंग का डे, तो जिस दिन लोगों को वोट देना होता है, जो फाइनल डे होता है इलेक्शन का, जिसमें वोटर अपना वोट कास्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, वोटर जाता है अपना वोटर लिस्ट में जिस उसका नाम होता है, वो हर एक मतलब हर किसी भी बूथ में वो नहीं जा सकता। जिस पोलिंग बूथ में उसका नाम होता है उसी बूथ में वो पर्टिकुलरली जाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो वो पोलिंग बूथ जो होती है वो एक्चुअली उस कैंडिडेट के घर के आसपास ही किसी जगह पे रखा जाता है, और वो जनरली गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिसेस ही होती है। तो वहां पर जब वो जाता है तो जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसका पेपर देख करके, फिर उसके फिंगर में एक मार्क लगाता है और उसको वोट करने का हक देता है।
तो फिर वो कैंडिडेट अपना, जो वो वोटर है जो अपने पसंदीदा कैंडिडेट के अगेंस्ट जो उनका कैंडिडेट का नाम दिया रहता है लिस्ट में, उसके सामने अपना पोलिंग बूथ में क्या करता है, अपना वोट डाल देता है और उसमें अपना वोट दे देता है। तो जब ये सब प्रोसेस चलता रहता है ना, तो जितने लोग, जितने कैंडिडेट इस इलेक्शन में खड़े हैं, तो वो सभी कैंडिडेट के एक एक एजेंट उस पोलिंग बूथ में बैठते हैं, ताकि वो देख सके कि सही में इलेक्शन ठीक से फ्री एंड फेयर तरीके से कराया जा रहा है कि नहीं, कोई गलत तरीका तो नहीं यूज हो रहा। तो हर एक एजेंट को, हर एक कैंडिडेट, हर जो कैंडिडेट खड़े हैं उस जगह से, वो अपने अपने एक एक एजेंट को उस पोलिंग बूथ पे बैठा सकते हैं और वो चुपचाप बैठ सकते हैं और देख सकते हैं, और कुछ गलत हो तो बोल सकते हैं, मगर वो फिर वोटर्स को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो फिर वोटर्स को किसी भी तरीके से लालच या फिर डरा नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते वोटर्स से, मगर वो देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्शन हो रहा है। तो जब पोलिंग हो जाती है तो काउंटिंग होती है। तो क्या होता है, जब वोटर अपना, क्या होता था पहले, वोटर्स कैसे करते थे, बैलेट पेपर में उनको दिया जाता था, उस बैलेट पेपर में कैंडिडेट्स के नेम होते थे और कैंडिडेट का सिंबल होता था। तो जो भी उनको कैंडिडेट पसंद था उसके सिंबल पे वो स्टैंप लगा दिया करते थे। मगर आज के डेट में ईवीएम मशीन पे वोटिंग की जाती है। तो ईवीएम मशीन में क्या होता है कि कैंडिडेट का नाम आता है और उसका सिंबल आता है, आपको बस बटन प्रेस करना पड़ता है। तो जब आप ईवीएम मशीन में वोटिंग कर देते हो, सब लोग अपना अपना पोलिंग करके चले जाते हो, फिर उस ईवीएम मशीन को लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है और उसको एक सिक्योर प्लेस में ले जाया जाता है और एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस की जाती है काउंटिंग की। इलेक्शन कमिश्नर आपका एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करता है काउंटिंग का, उस दिन उस ईवीएम मशीन को खोली जाती है और काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तब भी हर एक कैंडिडेट के एजेंट को उस काउंटिंग वाले प्लेस में भी बैठने का हक होता है, ताकि वो देख सके कि काउंटिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। और जब काउंटिंग होने लगती है तो कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट हर जगह डिक्लेयर होने लगता है और लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाता है कि अब कौन गवर्नमेंट बनाने वाला है। तो क्या हमारा जो इलेक्शन है, जो इतना हम इलेक्शन कराते हैं, क्या वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमें इलेक्शन कराना? तो इसका हम एनालाइज कर लेते हैं आंसर। देखो, जो हमारा कंट्री है उसने अपना जब 2014 का इलेक्शन कराया था तो 3500 करोड़ रुपीस खर्च किया था, यानी कि 40 रुपीज पर वोटर। अगर आप ये 3500 को अपने कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, अपने कंट्री के वोटर्स वाले पॉपुलेशन को से डिवाइड कर दोगे, तो आप देखोगे कि हर वोटर के ऊपर हमारे गवर्नमेंट ने 40 रुपीज खर्च किया था। तो कितना करोड़ खर्च किया है? 3500 करोड़ रुपीस खर्च किया है हमारे गवर्नमेंट ने 2014 के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। पर ये तो गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया हुआ पैसा है। इसके अलावा जो पार्टीज होती है ना, वो भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। जैसे कि जो डिफरेंट पार्टीज थी उन्होंने मिलकर के 30,000 करोड़ खर्च किया था इलेक्शन में, और ये आप डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 500 रुपीज पर वोटर। तो इतना खर्च किया आपके गवर्नमेंट ने और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन के ऊपर। तो इतना ज्यादा खर्चा तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया और ये एक बर्डन जैसा महसूस होता है और हर 5 साल में ये खर्चा किया जाता है। मगर एट द सेम टाइम अगर आप गवर्नमेंट के दूसरे एक्सपेंडिचर से इसको कंपेयर करोगे, तो जैसे 2005 में 3000 करोड़ खर्च किया गया 6 न्यूक्लियर सबमराइन खरीदने के लिए। दूसरी तरफ 20,000 करोड़ खर्च किया गया 2010 में कॉमनवेल्थ गेम को कंडक्ट कराने के लिए, जो कि दिल्ली में हुआ था। तो अब जब देखते हो कि गवर्नमेंट का दूसरा एक्सपेंडिचर आप देख लो कि गेम कराने के लिए जब 20,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, 6 सबमराइन खरीदने के लिए 3,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो जो 5-5 साल में एक इलेक्शन होता है जिससे कंट्री का फ्यूचर डिसाइड होना है, तो उसमें 3,500 करोड़ क्यों नहीं खर्च कर सकते? ठीक है, तो ये तो खैर इंडिविजुअल चॉइस है कि आप इसको पसंद करोगे या नहीं करोगे। पर अगर आप गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्सपेंडिचर को कंपेयर करोगे तो ये इलेक्शन के लिए जो खर्च किया गया है, इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली। ऑलराइट, तो ठीक है,
तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे कि हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। पर उससे पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या जो इश्यू है, वो जो क्वेश्चनेबल इश्यू है जो इलेक्शन में होता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्शन पर क्वेश्चन उठता है कि ये सही इलेक्शन नहीं है, वो क्या क्या इश्यू है जो उठता है हमारे इलेक्शन को लेकर के। एक तो होता है कि कभी कभी फॉल्स नेम, गलत नेम वोटर लिस्ट में आ जाती है और जो जेन्युइन नेम होती है वो कट जाती है वोटर लिस्ट से। दूसरा, गवर्नमेंट जो होती है ना, कभी कभी मिसयूज करती है अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और गवर्नमेंट पावर को और गवर्नमेंट रिसोर्स को इलेक्शन जीतने के लिए। बहुत ज्यादा मनी खर्च करते हैं ये रिच कैंडिडेट इलेक्शन में, और कई बार आप सुनोगे कि वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है ताकि वो वोट कर सके। मगर ये सारी बातें ना छोटे लेवल पे चलती है, ओवरऑल कंट्री में इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं चलती। और आप ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ एक जगह चल गई तो पूरे कंट्री का रिजल्ट ही खराब हो जाए। ओवरऑल आप एक जगह दो जगह ये इस तरह की ट्रिक यूज कर सकते हो, मगर जब आपको ओवरऑल ऑल ओवर द कंट्री इलेक्शन जीतना है ना, तो इस तरह के ट्रिक्स काम नहीं आते। ये आपको अगर ओवरऑल कंट्री के लेवल पे इलेक्शन जीतना है तो आपको कंट्री में पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। ये छोटे मोटे इंसिडेंट आप एक जगह दो जगह करा सकते हो, पर इससे आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज होते भी हैं तो वो हमारे जो वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन है उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो हमारा इलेक्शन क्या फेयर है, इसको हम एनालाइज करेंगे कि क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो फेयर है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इंडिया का इलेक्शन फेयर है। उसका पहला रीजन ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो उतना ही इंडिपेंडेंट बॉडी है जैसे कि हमारे कंट्री का जुडिशरी होता है। साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, और एक बार जब वो अपॉइंट हो जाता है तो वो फिर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो वो प्रेसिडेंट की बात सुनना उसके लिए जरूरी है या गवर्नमेंट की बात सुनना उसके लिए जरूरी है। वो किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना ही आप उसको इतनी आसानी से हटा सकते हो। यानी कि एक बार वो इलेक्ट हो गया तो वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाता है, जो गवर्नमेंट के भी अंडर नहीं आता। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो आपके पूरे कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। और ये जितना पावर हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को दी गई है, इतना पावर बहुत कम कंट्री में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को दी जाती है। इतनी ज्यादा पावर जितने हमने दिया है, बहुत कम कंट्री ऐसी आपको वर्ल्ड में मिलेगी जो इतना पावर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को देती है। तो क्या क्या पावर हमारे इलेक्शन कमीशन को दिया गया है? तो सबसे पहला पावर यह है कि वो इलेक्शन के सारे एस्पेक्ट को वही डील करेगा। गवर्नमेंट भी नहीं डील कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं इंटरफेयर कर सकता इलेक्शन के किसी भी एस्पेक्ट को, कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार करनी है, कैंडिडेट को कैसे फाइल करना है नॉमिनेशन, फिर कैंडिडेट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, पोलिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे काउंटिंग होगी, ईवीएम मशीन कैसे यूज होगा। ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता, जुडिशरी नहीं डिसाइड करती, इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करता है। फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट देता है सभी को, सारे लोगों को कहता है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो, और अगर नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट भी ये दे सकता है। यहां तक कि वो ना केवल कैंडिडेट को, गवर्नमेंट जो हमारे देश का हेड होता है उसको भी गाइडलाइन इलेक्शन कमिश्नर उस समय देता है। इलेक्शन के समय इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस देता है ताकि गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज ना कर सके। तो ड्यूरिंग इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, वो सब इलेक्शन कमिश्नर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट के अंदर हुआ करते हैं, पर इलेक्शन के समय वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं होते, वो इलेक्शन कमिश्नर के अंदर आ जाते हैं। तो सम टाइम जब माल प्रैक्टिसेस यूज होती है इलेक्शन में और अपने इलेक्शन कमिश्नर को पता चलता है, तो वो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, और वो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, और वो उसका उस जगह पे जहां पे इलेक्शन गलत तरीके से हुआ है वहां पर रीपोलिंग भी करा सकते हैं। तो ठीक है, जो दूसरा एस्पेक्ट है जो हमारे इलेक्शन को फेयर बनाता है
वो है आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो आपका कितना इलेक्शन सक्सेसफुल है, कितनी क्वालिटी है आपकी इलेक्शन की, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने वोटर उस इलेक्शन में टर्न आउट हुए, कितने वोटर्स उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लास्ट 50 इयर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि यूरोप एंड अमेरिका में एक तरफ जहां पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, उसी तरफ इंडिया में वो जो पार्टिसिपेंट है वो इलेक्शन में हर साल बढ़ रहे हैं। और हमारे कंट्री में एक और कॉन्ट्रास्ट चलता है। आप देखोगे कि जो पुअर लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, अनप्रिविलेज लोग हैं, वो ज्यादा एक्टिवली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिच एंड लिटरेट लोग। आपको रिच और लिटरेट से ज्यादा हमारे कंट्री के पुअर, इलिटरेट और अनप्रिविलेज लोग पार्टिसिपेट करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे इलेक्शन के समय में। और ये कॉमन पीपुल इस इलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस देता है, ये इनके लाइफ का पार्ट हो जाता है। इसके हर एक चेंजेस, हर एक एस्पेक्ट में जो हमारा पब्लिक है वो काफी इससे रिलेट करता है और काफी इसको इम्पोर्टेंस देता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा देश में जो पॉलिटिक्स इतना ज्यादा अंदर है लोगों के, कि हर 7 में से एक आदमी किसी ना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन जाता है। तो ये आपका इतना ज्यादा पॉपुलर पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से आ रहा है, तो इसको देखकर आप जरूर कह सकते हो कि हमारे कंट्री में इलेक्शन फेयर है। दैट्स वाई इतने सारे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो थर्ड एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमारा इलेक्शन फेयर बनता है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो जो भी इलेक्शन का आउटकम आता है, जो वो एक्चुअली रियल टेस्ट होता है कि इलेक्शन फेयर है या इलेक्शन फेयर नहीं है। तो जब आप इलेक्शन का आउटकम आता है तो आप देखोगे कि कई बार हमारे कंट्री में जो रूलिंग पार्टी है, जो पिछले इलेक्शन में रूल कर चुकी है, वो इलेक्शन हार जाती है। और आप ये भी देखोगे कि जो सिटिंग एमपीस एंड एमएलए हैं, जो हमारे कंट्री के सिटिंग एमपी एंड एमएलए होते हैं, आधा से ज्यादा सिटिंग एमपीस एंड एमएलए अपने इलेक्शन को हार जाते हैं। तो सच में अगर अपने पावर एंड मनी को यूज करके वो इलेक्शन जीत सकते तो ना तो रूलिंग पार्टी हारती, ना तो लास्ट ईयर के सिटिंग एमपीस एंड एमएलए हारते। दूसरी तरफ आप यूएसए में देखोगे तो ज्यादातर सिटिंग एंड एमपीस एंड एमएलए अपने इलेक्शन नहीं हारते, मगर अपने कंट्री में आधे से ज्यादा सिटिंग एमपी एंड एमएलए इलेक्शन हार जाते हैं और कई रूलिंग पार्टी अपनी इलेक्शन को हार जाती है। तो ये दिखाता है कि आप पावर और मनी से इलेक्शन नहीं जीत सकते। साथ में आप ये भी देखोगे रिजल्ट में कई बार कि कई रिच लोग, कई क्रिमिनल माइंडेड लोग भले ही इलेक्शन में खड़े थे, मगर वो अपना इलेक्शन ईमानदार लोगों के सामने और पुअर लोगों के सामने अपना इलेक्शन हार जाते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि जो डिफीटेड पार्टी होती है, जो हारने वाली पार्टी होती है, वो शांति से बहुत कम बार वो कहती है कि नहीं इलेक्शन गलत तरीके से हो गया। ज्यादातर वो इलेक्शन के रिजल्ट को पब्लिक वर्डिक्ट मान के, पब्लिक का फैसला मान करके वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो इल्जाम नहीं लगाती कि इलेक्शन गलत तरीके से हुआ। ऐसे कई कम केसेस आपको मिलेंगे, कई कम कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ इलेक्शन गलत तरीके से हुआ। ज्यादातर लोग, हारने वाली पार्टी भी उस इलेक्शन के रिजल्ट को पब्लिक की वर्डिक्ट मान के, पब्लिक का फैसला मान करके उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब इतने वाइडर वे में आप इलेक्शन के आउटकम को, इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मानते हो कि हमारे जो कंट्री का इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है। पर ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत कोशिश की जा रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए, मगर स्टिल हम कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। तो वो चैलेंजेस क्या है? हालांकि हम ज्यादातर हमारा जो ये पॉपुलर यही है कि हमारा कंट्री का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, मगर डेमोक्रेटिक है, मगर कुछ चैलेंजेस हमको फेस करनी पड़ते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप आज के डेट में भी क्या होता है ना, जो रियल नॉलेज और रियल चॉइस होता है वोटर के सामने, वो नहीं होता। वोटर के पास सपोज कि अगर कोई कैंडिडेट्स खड़े भी हैं चॉइसेस में इलेक्शन के, सबके सारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, तो रियल चॉइसेस वोटर्स के पास नहीं होता। उनके जो ऑर्डिनरी पर्सन्स जो होते हैं उनको
इलेक्शन कई बार लड़ने के लिए वो इनकैपेबल होते हैं, वो लड़ नहीं पाते इलेक्शन, रियल नॉलेज नहीं हो पाता वोटर्स को कि ये जो कैंडिडेट खड़े उनका रियलिटी क्या है वो पता नहीं चल पाता वोटर्स को। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। साथ में देखो जीतती है या नहीं जीतती है, मगर रिच का जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पावरफुल कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा अपना प्रिविलेज को यूज करते हैं और प्रिविलेज इंजॉय करते हैं, एडवांटेज इंजॉय करते हैं। हालांकि हो सकता है कि एट द एंड वो इलेक्शन में हार जाए, मगर इलेक्शन लड़ते समय उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस एंड एडवांटेज मिलते हैं और बेचारे पुअर कैंडिडेट्स को कभी कभी उसके डिसएडवांटेज भुगतने पड़ते हैं। सम टाइम क्या होता है कि ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब इलेक्शन लड़ने आते हैं ना, तो कभी कभी ईमानदार लोगों को इलेक्शन को छोड़ करके भागना पड़ता है। वो इसलिए वो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाते। जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं ना, वो कभी कभी क्रिमिनल्स लोगों के सामने हार मान जाते हैं और इलेक्शन लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ करके उन्हें भागना पड़ जाता है। कई बार आप देखोगे इलेक्शन में फैमिली डोमिनेंस रहता है, यानी कि जैसे कि गांधी का डोमिनेंस, गांधी के फैमिली के ही लोगों को बार बार टिकट दिया जाना, या फिर आप उत्तर प्रदेश में यादव फैमिली का देख सकते हो, आप मुलायम सिंह यादव देन अखिलेश सिंह यादव। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी फैमिली वाइज टिकट दिया जाता है, जो मतलब किसी फैमिली का डोमिनेंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में, और उसी फैमिली के मेंबर्स को बार बार टिकट दिया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो गुड चॉइसेस होते हैं ना, वो पब्लिक के पास एक्चुअली लेस होते हैं। एक्चुअली ओवरऑल आप देखोगे कि पब्लिक के पास ज्यादा चॉइस होता नहीं है कि वो किसको वोट दे और किसको वोट ना दे। तो कुछ जो स्मॉल पार्टीज होती हैं, छोटी पार्टीज होती हैं, और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं जिनको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता, उनको कई डिसएडवांटेज सफर करने पड़ते हैं और वो इजीली इलेक्शन को नहीं लड़ पाती। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हाँ, डेफिनेटली हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, मगर कुछ चैलेंजेस अभी भी हमारे कंट्री में इलेक्शन को लेकर के हैं और जिसके लिए रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो इसे रिफॉर्म कर दिया जाएगा तो सच में जो हमारे कंट्री है उसका इलेक्शन सिस्टम काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और जो हमारे कंट्री को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाएगा। तो इस चैनल में और इस चैप्टर में बस इतना ही, और आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू लाइक माई channel and my explanation, do subscribe my channel MP Social View. Thank you student, thanks for watching and happy learning.